नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप यूपी टेट 2018 के प्राइमरी स्तर के पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अब तक यूपी टेट के जितने भी प्रश्न पत्रों का आयोजन किया गया है उन सब का वर्षवार डिटेल में कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। देखिए, ये जो रेखा है PAQ, ये इस वृत्त को इस बिंदु A पर टच कर रही है, ऐसा प्रश्न में बताया गया और आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए, वृत्त के परिधि पर ये जो चतुर्भुज है वो टच कर रहे हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कोण CAQ का वैल्यू हमें 70 अंश दिया गया है। देखिए, ये C हो गया, ये A हो गया और ये Q हो गया, यानी ये वाला कोण कितना है, ये हमें दिया गया है 70 अंश। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कोण ABC का मान, यानी ये और ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने वाले कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। यानी कि अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला कोण इस वाले कोण के सामने है, यानी कि कोण ये वाला और ये वाला मिलाकर के 180 अंश होना चाहिए। यानी अगर ये कोण हमें पता चल जाए तो 180 अंश में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा, इस कोण को पता करना। और इस कोण को कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस केंद्र बिंदु से इस वृत्त की परिधि पर लाइन जो खींचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इसी तरीके से इस पॉइंट A पर भी अगर मैं लाइन खींच देता हूं तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि पर टच करने वाली रेखा पर कोई लाइन खींचते हैं तो ये लाइन हमेशा लंबवत होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल होगा OA और Q, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 अंश का होगा। साथ ही साथ प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, कोण CAQ का मान 70 अंश दिया गया है। यानी ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, ये वाला CA और Q, ये कितना दिया गया है, ये वाला कोण हमें 70 अंश दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला कोण पूरा 90 अंश है और ये वाला कोण 70 अंश है। अगर मैं पूछूं कि ये कोण कितना होगा तो जाहिर सी बात है आप क्या कहेंगे, 90 में से 70 घटा दीजिए, ये एंगल हमें मिल जाएगा। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 में से 70 घटेगा तो 20 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है OA और C, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि OC और OA दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो जब दोनों भुजा बराबर हो गई तो ये क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके समान भुजा वाले कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये कोण हमें 20 अंश पता चला तो ये कोण कितना होगा, ये भी 20 अंश ही होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी के हिसाब से अब त्रिभुज OAC में ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। यानी कि ये 20 हमें पता चल गया, ये 20 हमें पता चल गया, तो ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से ये जो दोनों कोण हैं इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो 180 में से 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 140 अंश आ जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो 140 अंश हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या था, इस कोण को पता करना। अब इस कोण को हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा। देखिए, एक त्रिभुज एक वृत्त में अगर कोई त्रिज्य खंड बनाने वाली रेखा, जिसे जीवा भी बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए AC जो जीवा है, AC जीवा, ये जो केंद्र पर कोण बनाएगी वो परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये परिधि पर बन रहा हुआ कोण है। तो अगर मैं बात करूँ कोण ADC, ध्यान से देखिएगा, कोण AD और C, ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण को, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। या तो इसका उल्टा कर लीजिए कि परिधि पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो चूंकि मैं यहाँ पर ADC की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। यानी कि ये वाला जो कोण है AOC, तो कोण AOC का ये आधा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। AOC का मान हमने कितना निकाला, 140 अंश निकाला। तो 140 में 2 से भाग देंगे तो 70 अंश आएगा। यानी कि अब हमें पता चल गया कि कोण ADC, देखिए कोण AD और C, इसका मान कितना अंश है, 70 अंश।
अब हमने देखा कि चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके आमने सामने कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। हमें ये कोण पूछा गया है और इसके सामने का कोण हमें पता चल चुका है, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी कि ये देखिए कोण ADC प्लस कोण ABC, देखिए यही दोनों तो इसके आमने सामने के कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने के कोण हैं, तो प्लस कोण ABC, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ADC का वैल्यू अभी हमने निकाला 70 अंश, तो इसके जगह मैं 70 रख देता हूं, और प्लस कोण ABC और इज इक्वल टू 180 अंश, इसी का मान हमें निकालना है, तो ये वाला 70 इधर चला जाएगा, तो ABC का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 70 कटेगा तो आएगा 110 अंश। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था कोण ABC की वैल्यू, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, विकल्प नंबर 1 110 अंश इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि अगर मैं ये मान लूँ कि 8 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 रुपया है, तो 6 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा यानी विक्रय मूल्य वो भी 100 रुपया होगा। यही तो बोला जा रहा है कि 8 पेन का जो क्रय मूल्य है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों का मैंने यहाँ पर 100 रुपया मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब जब भी हम लोग लाभ या फिर हानि निकालते हैं तो एक पेन को कितने में खरीदा और कितने में बेचा उसके हिसाब से हम लोग लाभ या फिर हानि निकाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक पेन का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा, तो जब 8 पेन का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीधे से आप 100 में 8 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा, देखिए 8 एकम 8, 2 बचा, ये 20 हो गया, 8 दूनी 16, उसके बाद से 4 बचा और 8 पच्चे 40, 12.5 रुपया एक पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब एक पेन का सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, 6 पेन का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो एक पेन का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीधे 100 में हम लोग 6 से भाग दे देते हैं, तो देखिए 6 एकम 6, 4 बचा, 40 हो गया, 6 छक 36, फिर 4 बचा और ये फिर 6 और ये रिपीट होता रहेगा, तो मैं इसको 0.67 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, एक पेन को खरीदा गया 12.5 में और बेचा गया 16.67 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 16.67 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 12.5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 12.5 इंटू 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4 और ये 12.5 इंटू 100। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काटें तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 8 बार में, कितनी बार में, 8 बार में, और 8 चौक 32 और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 33 के आसपास आएगा। अब देखिए एग्जैक्ट हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 33 के आसपास हमारा उत्तर आ रहा है। चारों विकल्पों में देखेंगे तो लगभग 33 के आसपास यही वाला विकल्प है, बाकी और 33 के आसपास आपको नहीं दिखेगा, तो बाकी तीनों विकल्प इसके आसपास भी नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। यानी इन चारों विकल्पों में हमें क्या करना होगा कि इसमें भाग दे दें और इसमें भाग दे दें, जो वैल्यू हमें मिली। अब इन चारों विकल्पों को भाग दे करके हमें देखना होगा कि ये जो दोनों वैल्यू आया था इसके बीच में कौन नहीं आ रहा है। अब जब भाग देने की बात आती है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है और एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक एक वैल्यू को यहाँ पर भाग दे करके देखें। इस वजह से कोई दूसरी विधि हमें अपनानी पड़ेगी। अब इसके लिए हम लोग क्या अपनाएंगे, देखिए किसी भी भिन्न संख्या में अगर उसका हर जो है वो समान है तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी, इसको डायरेक्टली हम लोग उसके अंश को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए इन दोनों में इसका हर समान है तो इन दोनों में कौन बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा, यानी ये वाली संख्या बड़ी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चारों विकल्प हमें दिया गया है इन सबका जो हर है वो हम 5 के बराबर कर देंगे। 5 के बराबर कर देंगे तो अंश वाले को केवल हमें कंपेयर करना होगा कि क्या वो 3 और 4 के बीच में आ रही है अथवा नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए मुझे क्या करना है कि इसका हर 5 के बराबर करना है। कैसे कर सकते हैं, अंश और हर दोनों में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हर 5 के बराबर हो जाएगा। किसी भी भिन्न में
अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने, एक ही संख्या से भाग करने पर उसका मान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि दी गई भिन्न संख्या के अंश में या फिर हर में एक ही संख्या से या तो हम भाग कर दें या तो गुणा कर दें, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए सीधे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और फिर वहीं भिन्न हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर 2 से भाग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर को मैं 5 लाना चाहता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब हर समान होता है तो डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उसके अंश से। इसका अंश कितना है 3.5, जो कि इसके बीच में आएगा। देखिए 3 से ये बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी जाहिर सी बात है इसके बीच में आएगा। तो हमसे प्रश्न में क्या बोला गया था, कौन सा इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये तो बीच में आ रहा है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, 30 दिया गया है अंश, इसको हमें क्या करना है, 5 के बराबर करना है। तो 5 के बराबर कैसे होगा, 30 को 5 के बराबर करना है तो हमें क्या किससे भाग देना होगा, 6 से भाग दे दें, तो 6 × 5 = 30 होता है, तो इसको भी 6 से भाग देना होगा। तो 6 से जब भाग देंगे तो अंश कितना आएगा, 6 × 18, 1 बचा, उसके बाद से दशमलव लग जाएगा और फिर 1 करके आएगा समथिंग, और यहाँ पर बट्टे में 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों यहाँ पर बराबर हो गए, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी 3.1, या क्या इन दोनों के मध्य में आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो बीच में आ रहा है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करेंगे तीसरे विकल्प की। तीसरा जो विकल्प दिया गया है 2/3 दिया गया है। 2/3 को अगर हम लोग हर को 5 करना चाहें तो कैसे 5 कर सकते हैं, यहाँ पर अंश मैं लिखता हूँ और हर को 5 करना है तो 3, और इसको हम लोग कर सकते हैं 5/3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी हमें 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 दूनी 10/3, 10/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 9, 1 बचा, फिर 0.33 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा और ये 5 आएगा, यानी कि 3.33 जो वैल्यू आ रही है क्या वो इसके बीच में है, बिल्कुल बीच में है, क्योंकि देखिए 3.33 जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में आएगा। तो जब बीच में आ रहा है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, जाहिर सी बात है यहीं से ही उत्तर होगा, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई हम लोग करते हैं। यहाँ पर 30 को हमें 5 बनाना है तो 6 से डिवाइड करना होगा, और 16 को भी 6 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 को जब 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 4 बचा, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, 1 0 आएगा तो 6 × 6 = 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर 6 × 6 = 36 आएगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अंश समान है। तो इसके बीच में क्या ये आ रहा है या नहीं, देखिए 3 से ये छोटा है, मतलब कि इससे पहले की संख्या है, और प्रश्न में क्या बोला गया है कि इनके मध्य कौन नहीं आ रहा है। जब इसके पहले की ये संख्या है 2.66, इससे छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में नहीं आएगा, और जब इसके बीच में नहीं आएगा, यही तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है, तो 8 पेंसिल, 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। हमें दिया गया है प्रश्न में 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़, रबड़ को मैं इरेजर लिख रहा हूँ, 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपया है, और दूसरा क्या दिया गया है, 8 पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़, 16 रबड़ का मूल्य कितना दिया गया, 68 दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दूँ, इसमें भी 4 से भाग दे दूँ और इसमें भी 4 से भाग दे दूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जब 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 पेंसिल, देखिए 4 से कटेंगे तो 2 पेंसिल, और इस 4 से इसको काटेंगे तो प्लस 4 इरेजर, और ये 17 चौका 68, 17 रुपये आएगा। यानी कि देखिए पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया और दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाते हैं, इस वाले को आप भूल जाइए, इस वाले को, ये पहले में से दूसरे को घटाते हैं, तो घटाने पर चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो 2p से 2p कट जाएगा, 4e से 4e कट जाएगा, और 92 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो 7, बराबर ये कितना आएगा, ये आएगा 3 पेन। तो 3 पेन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 75 रुपया। तो 1 पेन का वैल्यू कितना आएगा, 1 पेन का वैल्यू 3 से इसको काट देंगे तो 25 रुपये आएगा। 1 पेन का वैल्यू कितना हो गया, 25 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है कि 24 पेन का मूल्य, जब 1 पेन का मूल्य 25 रुपये है तो 24 पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे, 25 × 24 कर देंगे। तो देखिए 24 × 5 = 120 होता है, तो 0 और प्लस 12 हाथ में शेष बचा है, तो 24 दूनी 48 और प्लस 12,
48 और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 24 पेन का जो मूल्य होगा वो 600 रुपये होगा। दिए गए विकल्प में देखिए 600 किस विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है तो। देखिए कहा जा रहा है केवल तीन कोण दिया गया है, तो क्या त्रिभुज की रचना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि 3 एंगल केवल हमें दिया गया। जब तक एक भुजा एटलीस्ट हमें ना पता रहे तब तक हम उस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या कहा गया है, 2 कोण और एक भुजा। अगर एक भुजा की माप दी गई है और 2 कोण यहां पर दिया गया तो पहला कोण यहां बना सकते हैं, दूसरा कोण यहां, और जो आपस में जाकर के जहां पर भी टच होगा तो ये त्रिभुज इस तरीके से बन सकता है। तो ये तो बनाया जा सकता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया किस विकल्प से त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, तो दूसरा हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए केवल 3 भुजाएं, अगर 3 भुजाएं हमें दी गई हैं तो 3 भुजाओं से यहां पर त्रिभुज का जो रचना है वो संभव है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। अब मान लीजिए 2 भुजा हमारे पास है, ये पहली भुजा ये और दूसरी भुजा ये। अब इनके बीच का एंगल हमें पता है तो इसके माध्यम से भी त्रिभुज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर केवल कोण पता रहे और एक भी भुजा हमें नहीं पता है तो इसके माध्यम से त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x + - y + - xy डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर देखिए दोनों जगह वृद्धि हो रही है, तो दोनों जगह हमें x और y को पॉजिटिव में लेना होगा। यानी x का मान अगर मैं 50 रख देता हूँ तो y का मान 20 और प्लस 50 × 20/100। तो ये काटेंगे 2 बार में जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 50 + 20 70 और प्लस 10 80। यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 80% बढ़ जा रहा है। लेकिन कितना बढ़ रहा है ये हमसे नहीं पूछा गया है, हमें ये पूछा गया कितना गुना बढ़ जाएगा। तो 80% बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर पहले इसका क्षेत्रफल 100% था तो 80% और बढ़ गया, तो अब 180% इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हमें ये पता करना है कितना गुना बढ़ गया तो इस परसेंट को हटाना पड़ेगा। परसेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। तो 100 से जब भाग देंगे तो ये 18 में 10 से भाग देंगे तो 1.8 आएगा। यानी कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प है जो कि 1.8 के बराबर है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको जब आप भाग देंगे तो 5 × 40 होता है, यानी कि 0.8 आएगा। इसको भाग देंगे तो 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा, यानी 1 फिर 0.2 आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो ये 0.2 आएगा। हमें कितना देखना है, 1.8 आना चाहिए। तो ये तीनों विकल्प में अभी 1.8 नहीं आया, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, यही इसका एकमात्र उत्तर सही होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 5 × 5 5 4 9, 9/5 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 × 5 4 बचा, उसके बाद से 5 × 8 40, 1.8 यही हमारा आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना होगा? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C/5 = F - 32/9। सेंटीग्रेड में हमें यहाँ पर, सेल्सियस में हमें यहाँ पर ताप दिया गया है और फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं। तो C के जगह पर कितना रखना है, 37/5, और F का मान हमें निकालना है -32/9। ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए इससे गुणा करेंगे तो 7 × 9 = 63 का 3 हाथ में 6, 9 × 3 = 27 और 6 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए बराबर ये हो जाएगा 5F - 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16। अब देखिए 5F उतार देते हैं और ये वाली वैल्यू जो है वो इधर निगेटिव में है, तो इधर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर के पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी कि देखिए ये हो जाएगा 3 और 3 और 6 9 और 3 और 1 4। तो 5F = 493 आया। तो F का मान निकालने के लिए इसमें 5 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 5 × 8 40, 5 × 9 = 45 होता है। ठीक है, 5 × 9 = 45, 4 बचा और 43 हो गया। 5 × 8 40, ठीक है, 3 बचा और ये 5 × 6 = 30, 98.6
फ़ारेनहाइट यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से करते करते 9 तक का, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इसी तरीके करते करते 9 स्क्वायर तक का जो वैल्यू है वो 285 दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर इसी तरीके से 0.99 तक के स्क्वायर का अगर हम लोग एडिशन करें तो वो वैल्यू कितनी आएगी, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसी को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर और इसी तरीके से करते करते 0.99 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 11/100, क्योंकि 11 में 100 से भाग देंगे तो यही वाली वैल्यू मिलेगी। तो 11/100 मैंने लिख दिया और इसका होल स्क्वायर ये हो गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ 22/100 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से करते करते इसको क्या लिख सकता हूँ 99/100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं करना चाहूँ 11/100 एज इट इज रहने देते हैं का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 11/100 और गुणे 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 11 में 2 से गुणा होगा तो फिर 22/100 आ जाएगा, वहीं वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से करते करते इसको क्या लिख सकते हैं 11/100 गुणे 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जब 11/100 का होल स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या वैल्यू हमारे पास बचेगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 11/100 का होल स्क्वायर। 11/100 का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बच रहा है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, लेकिन इस वाले पर भी स्क्वायर है और इस वाले पर भी स्क्वायर है, तो जब बचेगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से डैश डैश करते हुए यहाँ से क्या बचेगा 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश करते हुए 9 का स्क्वायर। इसी का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, इसी का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 11/100 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/100 का होल स्क्वायर गुणे ये वाली वैल्यू कितनी है 285। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं 11 गुणे 11/100 गुणे 100 और गुणे 285। ठीक है, अब इसको अगर मैं 5 से काटूँ तो 20 बार में जाएगा और इसको 5 से काटते हैं तो 5 × 25, 3 बचा 5 × 7 35। ठीक है, अब देखिए 1 0 यहाँ पर है, इसको यहाँ पर मैं अगर कर दूँ तो ये 1000 हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। अब ये 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितनी बार में जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, एक शेष बचा 17 हो गया, तो 2 8 16, 2 8 16 और एक अभी भी हमारे पास बचा हुआ है तो 2 5 10 यानी 28.5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बचा देखिए 11 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 121 हो जाएगा गुणे ये 28.5 और डिवाइडेड बाई ये 1000। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके सामने वैल्यू आएगी वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 3.4485। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा कि कितने प्रतिशत का हमें ब्याज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया निवेश किया तो प्रिंसिपल यहाँ पर 100 रुपया हो गया, ये दुगना कब होगा जब इसकी वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी, और 200 रुपये हो जाएगी तो इसमें से ब्याज कितना बढ़ा 100 रुपया तो आपका प्रिंसिपल था और टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे वही हमारा ब्याज होता है, यानी कि इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ 100 रुपया हुआ, यानी 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल और 100 रुपया इंटरेस्ट मिला करके टोटल जो वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू यानी प्रिंसिपल का दुगना हो गया, यही प्रश्न में बोला जा रहा है। अब देखिए सब कुछ वैल्यू हमें दिया गया, यहाँ पर मान रखते हैं, इंटरेस्ट का वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 100 और प्रिंसिपल का वैल्यू भी रख देता हूँ 100। आर हमें निकालना है, टी का मान दिया गया है 10 वर्षों में और बट्टे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 10%। अब क्या कहा जा रहा है कि उसी ब्याज दर से ये जो निवेश किया गया पैसा है वो कितने समय में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा 3 गुना होने में। तो सेम फॉर्मूला रखते हैं, इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ पर हमें तिगुना करना है, तिगुना कब होगा जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 100 रुपया है
और इंटरेस्ट मान लीजिए 200 रुपया होगा, तभी तो फाइनल अमाउंट जो होगा वो 300 आएगा, जो कि इनिशियल वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट का तिगुना होगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह मैं 200 रख देता हूँ। उसके बाद से प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला 10%, क्योंकि उसी ब्याज दर से कह रहा है, और समय हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 100। इस 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। टी का मान कितना आया, 20 वर्ष आया। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 20 वर्ष इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, एक इस तरीके से वृत्त है और इस वृत्त का जो व्यास दिया गया है वो यहाँ पर 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसमें अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है। तो वर्ग का जो चारों भुजा होता है वो बराबर होता है, और यहाँ पर जो चारों एंगल होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, ये वर्ग की प्रॉपर्टी होती है। आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। अब यहाँ से आपको समझना होगा, ये 90 अंश हो गया। इसी प्रकार से इधर अर्धवृत्त में बना कोण जो होगा वो 90 अंश होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो यानी कि ये कोण और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो 90 ये, और ये 45 और ये 45, क्योंकि सभी कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए। इसी तरीके से अर्धवृत्त में बना कोण ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 45। अब देखिए क्या ये सभी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। देखिए ये कोण, ये 45 मिलाकर के ये भी 90 हो गया, ये 45 मिलाकर के ये भी 90 हो गया, और ये भी 90। तो इसकी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यानी कि चारों कोणों का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, और इसकी चारों भुजाएं भी क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस वर्ग का, ये जो वर्ग है इसका एरिया हमें केवल निकालना है। ठीक है, वर्ग का एरिया। तो वर्ग का एरिया कैसे निकालेंगे, हमें क्या चीज़ें गिवन है, हमें दिया गया है इसका विकर्ण दिया गया है। इस वर्ग का जो है वो हमारे पास विकर्ण अवेलेबल है, उसका मान हमें पता है कितना दिया गया है। जो इसका विकर्ण होगा वही वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास कितना दिया गया है, 80 मीटर, यानी इसका वैल्यू हमें पता है 80 मीटर इसका व्यास है। ठीक है, तो जब किसी वर्ग का विकर्ण हमें पता हो तो उसका भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला होता है, देखिए विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। ठीक है, तो विकर्ण हमें कितना दिया गया 80, और भुजा मान लेते हैं a हमें निकालना है, और ये हो जाएगा √2। तो a का मान क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई √2। अगर दोनों जगह मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये √2 और √2 मिलकर के √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 से ये काट देंगे तो 40 बार में जाएगा। तो 40 √2 इसके वर्ग की एक भुजा का माप हो गया। और हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जब हमें एक भुजा का माप पता चल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि सीधे तौर पर a स्क्वायर हो जाएगा, और a का मान हमने अभी निकाला 40 √2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, और गुणे √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा 1600 गुणे 2, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 3200 मीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 52 अंक मिले, पाई आरेख में इसका संगत कोण क्या होगा। पाई आरेख क्या होता है, जैसे कि एक वृत्त होता है और इसमें बहुत सारे सैंपल्स हैं, तो वो कितना रिप्रेजेंट करता है वो कोण के माध्यम से यहाँ पर हम लोग उसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक परीक्षार्थी का नंबर जो कि 52 नंबर पाया हुआ है, और टोटल अंकों की संख्या 240 है। ठीक है, 240 में से उसने 52 अंक हासिल किए हैं, तो पाई आरेख में इसको हमें दिखाना है। ठीक है, अब ये देखिए टोटल एक वृत्त में कितने अंश का कोण बन सकता है केंद्र बिंदु पर, वो 360 अंश का बन सकता है। तो जो कोण होता है वो जो टोटल पूर्णांक है उसके बराबर होगा, क्योंकि पूर्णांक में 240 अंक कंप्लीट को शो कर रहा है, और इसी तरीके से कोण में 360 अंश कंप्लीट को शो कर रहा है, यानी कि 240 अंक जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण में 360 अंश को। तो एक अंक जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो सीधे यूनिटरी मेथड से 360/240 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि 52 अंक जो है वो कितने कोण को रिप्रेजेंट करेगा, तो 52 बराबर क्या हो जाएगा 360/240 गुणे 52।
अब यहाँ से देखिए 2 से हम लोग काटते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा 120 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 26 बार में। फिर से 2 से काट देते हैं तो ये जाएगा 60 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये इससे कट जाएगा 6 छक 36 और 13 छक 78, यानी कि जो 52 अंक है वो कितने कोण को रिप्रेजेंट करेगा 78 अंश को। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है यदि p का p प्रतिशत 36 के बराबर है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं, कहा जा रहा है p का मतलब होता है गुणा, और p प्रतिशत कितने के बराबर दिया गया 36 के बराबर। तो p गुणे p और प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा, बराबर कितना दिया गया 36। अब ये इसका तिर्यक गुणा होगा तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600, और p बराबर क्या करेंगे √3600, तो ये कितने का मान आएगा 60 के बराबर। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 60 इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 2352 का जो वैल्यू दिया गया है 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर y मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर z, तो हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड हम लोग निकाल देते हैं। देखिए 2 3 5 और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 एकम 2, फिर यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 एक शेष बचा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14 एक बचा, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 पचे 10 एक बचा, 2 अट्ठे 16 एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 दूनी 4 एक बचा, 2 नवा 18 और 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 एकम 2 2 चौके 8 और फिर एक शेष बचा और 2 सत्ते 14। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 चौक 12 2 बचा, 3 नवा 27। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसका गुणनखंड क्या हो गया 2 टू दी पावर, देखिए 2 कितनी बार में आ रहा है 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है, तो 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, और 7 यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 7 टू दी पावर 2 हो जाएगा। अब ये देखिए इसी फॉर्मेट में ये है, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y का मान देखिए 3 के घात y दिया गया तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा, और z का मान कितना हो जाएगा, z का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। हमसे पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो यहाँ पर सिंपली रख दीजिए x का मान 4, y का मान 1 और z का मान 2, तो 4 प्लस 1 5 और प्लस 2 7। दिए गए विकल्प में देखिए 7 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए भाजक क्या होता है, कोई भी ऐसी संख्या जो कि दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे और एक भी शेष ना बचे, तो उसे उसका भाजक बोलते हैं। साथ ही साथ ये कंडीशन रखी गई कि भाजक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम भाजक किसे कहेंगे, यानी कोई एक ऐसा भाजक जो 2 से खुद भी विभाजित हो सके। तो 100 के अगर भाजकों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये किस से विभाजित होगा, ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा 100, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 4 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 5 से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद से 6 7 8 9 से नहीं होगा, उसके बाद से 10 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद किससे विभाजित होगा, 20 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 25 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 से विभाजित हो जाएगा, और अंत में 100 से विभाजित हो जाएगा। तो टोटल इसके जो भाजकों का वैल्यू होगा वो इतना होगा। लेकिन हमें कंडीशन में क्या दिया गया कि सम भाजक होना चाहिए, तो सम भाजक में विषम वाले को हमें हटाना होगा। तो ये विषम है तो इसको हटा देते हैं, ये विषम है तो इसको हटा देते हैं, ये विषम है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी संख्या बची भाजकों की संख्या, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि इसके सम भाजकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो कि दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। कहा क्या जा रहा है कि देखिए इस प्रकार से एक बड़ा घन है जिसका भुजा जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया। अब जब घन है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक बड़ा घन दिया गया है और इसको छोटे छोटे घन में बांट दिया गया है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से, और इसी तरीके से इधर से भी 1 2 3 4 और ये 5, और इसी तरीके से इधर से भी ये कटेगा छोटे छोटे पार्ट्स में।
और इसी तरीके से इधर भी, ठीक है, और इसी तरीके से सब कटेगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर बड़े घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घन में काटने पर कुल कितने घन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो विधि है जिसके माध्यम से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जब भी बड़े घन को काटा जाएगा तो वही मटेरियल तो कट करके छोटे छोटे घन में बदल रहा है, यानी इसका आयतन नहीं बदलेगा। तो बड़े घन का आयतन में छोटे घन के आयतन से अगर हम लोग भाग दे दें तो कुल कितने घनों की संख्या होगी ये हमें पता चल जाएगी। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, यानी बड़े घन के आयतन का बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई छोटे घन का आयतन। छोटे घन का एक भुजा कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। पहली विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि क्या होती है इसको समझिए। जब भी किसी बड़े घन को छोटे घन में काटा जाता है तो घनों की संख्या निकालने के लिए जो बड़े घन की भुजा है उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे घन की भुजा से। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आया। अब जो भी 5 आया, जो भी वैल्यू आई उसका सीधे हम लोग क्या कर देते हैं क्यू कर देते हैं, यानी घन कर देते हैं। तो हमारे पास 5 वैल्यू आया था, इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो चाहे पहली विधि से आप उत्तर निकालिए या फिर दूसरी विधि से, दोनों में उत्तर सेम ही देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 325 इसका बिल्कुल, माफ कीजिएगा 125 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिया गया है 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, कहा यह जा रहा है 3 के घात 1989 में हमें 7 से भाग देना है। अब एग्जामिनर को भी पता है अगर आप इसको कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर आपसे इसके कैलकुलेशन के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, देखिए जब भी इस प्रकार के शेषफल वाले प्रश्न आते हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि ये जो अंश है इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके से बदला जाए ताकि 7 से अगर हम लोग उसको भाग दें, यानी हर से जब हम लोग उसको भाग दें तो या तो शेषफल पॉजिटिव 1 में आना चाहिए या फिर निगेटिव 1 में आना चाहिए। यानी कि 7 का पहाड़ा या फिर हर जो दिया रहेगा उसका पहाड़ा हम पढ़ें तो जो ऊपर वाली वैल्यू है या तो उससे एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो। अब देखिए अगर मैं 3 को एज इट इज रहने देता हूं और 7 से अगर उसको भाग देने जाएंगे तो ये कितना शेषफल आएगा -4 आएगा, जबकि मैंने आपको क्या बोला -1 या फिर +1 ही हमारा आना चाहिए। तो 3 तो नहीं हो सकता, अब 3 को हमें बदलना होगा। अब बदलेंगे कैसे, जो हमें घात दिया गया है इसी का यूज कर सकते हैं क्योंकि अपनी तरफ से कुछ भी नया जोड़ या फिर घटा नहीं सकते हैं। तो अगर मैं 3 के पावर 2 कर दूं तो उसका वैल्यू आएगा 9 और 9 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 9 में 7 से भाग देंगे तो +2 यहाँ पर शेषफल बचेगा। मैंने आपको क्या बोला कि हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि शेषफल या तो -1 या तो +1 आए। तो अब क्लियर हो गया कि 3 पर घात 2 भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 3 पर घात 3 कर देता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 27 और 27 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ रहा है। 7 के पहाड़ा को 4 बार अगर आप पढ़ते हैं तो 7 चौक 28 आ रहा है। अब 28 हमारा वैल्यू आ रहा है और वैल्यू 27 दिया गया है, यानी ये इससे कितना कम है, 1 कम है। निगेटिव में 1 कम है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। निगेटिव में 1 कम है, ठीक है। तो ये अब हमारा एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को हमें 27 बनाना होगा। क्यों हम लोग 27 बना रहे हैं, ताकि ये जो 7 जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया, जो हर दिया गया है, उसके पहाड़े में जो ऊपर वाली वैल्यू है इस तरीके से एडजस्ट करना है, या तो +1 या तो -1 हमें प्राप्त हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर 3 पर घात 1989 जो दिया गया बटे 7, यानी इसको हम लोग को क्या लिखना होगा, 3 पर घात 3 लिखना है। 3 पर घात 3 और गुणे, अब इसमें हमें 3 से भाग देना होगा। तो देखिए 3 छक 18, 1 बचा, 3 छक 18 और 3 त्रिका 9, यहाँ तक क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। चलिए अब देखिए अभी हमने देखा था कि 3 पर पावर 3 का मान कितना आएगा, 27 आएगा, और 27 में 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। अब -1 डिवाइडेड बाई ये 7 है और ये इतने का वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला वैल्यू जो है वो इसी पर एज इट इज यहाँ पर घात लग जाएगा। अब देखिए अगर -1 पर कोई भी घात हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर वो घात
विषम संख्या में है तो -1 का -1 ही आता है, ऐसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए -1 पर घात 3 है, तो यानी कि -1 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। -1 का गुणा 3 बार करेंगे और -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये -1 ही प्राप्त होगा। अगर ये सम होता, -1 का पर घात 2 होता, इसका मतलब 2 बार गुणा करते, -1 गुणे -1, तो 2 बार जब करेंगे सम होता है तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि घातांक यहाँ पर विषम में है, इसलिए -1 का घातांक अगर विषम में होता है तो उसका मान कितना आएगा, -1 ही आएगा और डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए, जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त हुआ है -1, शेषफल कभी भी निगेटिव में हो ही नहीं सकता, तो जो हर हमारा दिया गया है इसको एज इट इज इसमें जोड़ दीजिए। तो -1 प्लस का 7, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस का 6, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर +6 आएगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 अंश दिया गया है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या हमें पूछी जा रही है। देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या अगर n है तो n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अंश इज इक्वल टू टोटल उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, तो 2160 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ 0 से 0 काट दूँ और उसके बाद से देखिए 18 से अगर इसको काटते हैं तो 18 एकम 18 3 बचा 36 हो गया, 18 दूनी 36, तो n-2 बराबर 12 आ गया। अब यहाँ से -2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 2 यानी कि 14 हो जाएगा। तो दिए गए बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 देखिए 14 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य पूर्णांक संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 किसके बराबर होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 2 और ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए 3/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 प्लस 1 23/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 222 और प्लस 1 223/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2222 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 2223 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस यहाँ पर बचेगा 23 प्लस क्या बचेगा 223 प्लस क्या बचेगा 2223। अब सबको जोड़ देते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जोड़िए, देखिए 3 3 6 6 3 9 9 3 12 का 2 हाथ में 1, अब 2 1 3 3 2 5 5 2 7, उसके बाद से देखिए 2 2 4 और ये 2, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 1 बचा 2 छक 12, 1236 जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 1236 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट दिया गया है, a मल्टीप्लाई b का मान दिया गया है a² + b² माइनस ab, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 का मान हमें पूछा जा रहा है। तो इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मेट में हमें रखना है। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10 दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले a का स्क्वायर, a का मान यहाँ पर कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 10 है, तो b का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस a इंटू b, a 9 और b 10, तो 9 गुणे 10 यानी कि 90, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181 में से 90 को घटाना है, तो 181 में से 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 11 में से यहाँ पर 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा और 18 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 आएगा, यानी 91 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 91 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि x और y शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी कि शून्य से इतर, यानी कि जो x और y का वैल्यू होगा वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी, लेकिन जीरो नहीं होगा। कहा जा रहा है कि शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो इतने का मान क्या आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या
जिसे सतत रेखा पर दर्शाया जा सकता है। सतत रेखा क्या होता है, मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ पर ये पॉइंट 0 हो गया, तो ये 1 2 3 4 या फिर 0.5, जिसे आप 1/2 परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 ये निगेटिव में चल रहा है और इधर क्या है, पॉजिटिव में चल रहा है। लेकिन शून्यतर शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसमें दोनों कंडीशन को रख करके देखते हैं। पहले हम लोग निगेटिव में रख करके देखते हैं। एक्स का मान मैं निगेटिव में 2 ले रहा हूँ और वाई का मान निगेटिव में 3 ले रहा हूँ। तो देखते हैं, एक्स का मान निगेटिव में 2 लेंगे तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, प्लस एक्स का मान निगेटिव में 2 और वाई का मान निगेटिव में 3 लेना है, प्लस वाई का मान क्या है, निगेटिव में 3 का स्क्वायर जो कि 9 आएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4 और 2 तिहाई 6 और निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस 9, तो 4 6 10 और 9 19 पॉजिटिव में आया, अगर हमने दोनों निगेटिव में लिया था। ठीक है, अब करते हैं एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए एक्स का मान मैं यहाँ पर +2 लेता हूँ और वाई का मान मैं यहाँ पर निगेटिव में लेता हूँ। अब देखते हैं, एक्स का मान रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस एक्स का मान 2 और वाई का मान -3 और प्लस वाई का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और +9, तो ये कितना आ जाएगा, 4 9 13, 13 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7 आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने y का मान बड़ा लिया था और x का मान छोटा लिया था, निगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, इसको देख करके अगर मैं x का मान बड़ा ले लूँ पॉजिटिव में और y का मान छोटा ले लूँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं पलट देता हूँ, x का मान 3 ले लेते हैं और y का मान -2 ले लेते हैं। अब ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं अगर मान रखूँ तो ये 9 प्लस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और प्लस 4, तो देखिए 9 4 13, 13 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो 7 आएगा। मतलब कि x का मान बड़ा लीजिए या फिर y का मान बड़ा लीजिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में हमेशा ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और अगर दोनों को पॉजिटिव ले लें तो पॉजिटिव तो आएगी ही आएगी। मतलब हर एक कंडीशन में इसका मान हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा धनात्मक आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, संलग्न चित्र में जो स्टार दिया गया है इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए स्टार दिया गया है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट को हमें समझना होगा। देखिए क्या है फॉर्मेट, यहाँ पर 4 + 3 किया गया तो यहाँ पर 7 आया, और 6 + 1 किया गया तो भी यहाँ पर 7 आया। इसी तरीके से देखिए 3 में 2 जोड़ा गया तो 5 आया, और 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 आया। इसी तरीके से देखिए 7 में 8 जोड़ा गया तो 15 आया, और 9 में 6 जोड़ा गया तो भी 15 आया। तो इसी फॉर्मेट को ये भी फुलफिल करेगा, यानी कि 6 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। देखते हैं क्या ये फुलफिल कर रहा है। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 11 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए दिया गया है a पर घात b बराबर 125 हो तो b पर घात a का मान क्या होगा। अब इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि 5 पर घात 3 का मान जो होता है वो 125 होता है। देखिए 5 का 5, देखिए 5 का गुणा 3 बार करना है तो 5 25 25 25 125 होता है। तो अब यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि ए के जगह पर हमने कितना लिया, ए के जगह पर हमने 5 लिया, और बी के जगह पर हमने कितना लिया, घात वाला, बी के जगह पर हमने लिया 3। तो अब क्या कह रहा है कि बी पर घात ए करना है, यानी कि 3 पर घात 5 करना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करना है, और एक बार और आएगा। तो इसका मान क्या होगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 और गुणे 9, 27 गुणे 9। तो देखिए 7 9 63 का 3, हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 243 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, कहा यह जा रहा है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम लोग गिनती में यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो कहा जा रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या 1000 जो है वो 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। क्या 100 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो ये दोनों विकल्प तो पहले ही गलत हो गया। अब ये और ये हमारे पास विकल्प बचा, इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोनों जो है वो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी।
सभी संख्याओं से, सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। लेकिन दोनों में से सही कौन सा होगा? क्या बोला गया? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमसे पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों में यही है, तो हमारा जवाब क्या होगा? ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक बार जानते हैं कि इसको, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या दी गई है, इसका सीधे तौर पर एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 25 और 20 आएगा। अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी, तो जो एलसीएम है वही वाला उसका जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछता तो फिर यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाता। लेकिन क्या पूछा गया? सबसे छोटी, तो ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प केवल बचा, 25, 20 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन उत्तर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी तो यही है ना, इसलिए ये हमारा जवाब सही होगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 4/8/2017 को अगर शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखिएगा, ये जो हमें डेट दिया गया है इसे कोई मतलब ही नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि जिस डेट को, इस डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है, और इससे 61 दिनों के बाद पूछा गया है, 61 दिनों के बाद। अब अगर आप कैलेंडर पढ़े होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक 7 दिन बाद जो दिन है वो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि सोमवार से पढ़िए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। अब अगला सोमवार कब आएगा? 8वें दिन आएगा। यानी 7 दिन बाद जिस दिन से हम शुरू कर रहे हैं वही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस दिन से 61 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो 61 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें तो जितना शेषफल बचेगा उतना इस दिन में हम लोग जोड़ दें तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 7 दिन बाद दिन अपने आप को रिपीट करता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 और शेषफल हमारा कितना बच गया? 5 बच गया। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार प्लस 5 दिन बाद का दिन। मैं बाद क्यों ले रहा हूँ? अगर ये पूछा रहता कि 61वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा तो मैं सीधे शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देता। लेकिन क्या बोला गया है? 61 दिनों के बाद, तो 61वें दिन नहीं पूछा जा रहा है, 61 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, इसलिए 5 दिन बाद मैं यहां पर जोड़ रहा हूं। तो शुक्रवार है, शुक्रवार के बाद क्या पड़ेगा? शुक्रवार के बाद पढ़िए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आ रहा है, लेकिन हमें 5 दिन नहीं जोड़ना है बल्कि 5 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो हमारा बुधवार आ रहा था तो उसमें एक दिन और जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 दिन के बाद बोला जा रहा है। अगर केवल 5 दिन रहता, जैसे यहाँ पर 61वें दिन कौन सा दिन पड़ता, तो हमारा सीधे तौर पर बुधवार उत्तर हो जाता। लेकिन 5 दिन के बाद यानी बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, दिए गए चित्र में, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है? देखिए, बोला ये जा रहा है कि ABCD जो है वो आपस में एक दूसरे के समानांतर है। यानी ये वाली रेखा के बिल्कुल समानांतर है। तब पूछा जा रहा है y माइनस एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पर ये y कोण है और यहाँ पर x कोण है, तो y में से x घटाने पर कितना वैल्यू आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग देखें ये वाली रेखा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये वाला कोण हमें दिया गया है इतना, और ये वाला कोण कितना होगा? तो एक रेखा पर बनने वाली जो कोण होती है वो कितनी अंश की होती है? 180 अंश की। जब हमें ये 110 पता है तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा 70 अंश। अब देखिएगा ध्यान से, ये CD रेखा जो है वो AB रेखा के समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है। तो ये वाला जो कोण बना वो संगत कोण बोला जाता है, और संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये 70 अंश का हो गया तो y का मान कितना अंश हो जाएगा? 70 अंश ये भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से संगत कोण के प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे, CD जो है वो AB के समानांतर है, तो अगर ये 120 अंश का है तो ये वाला कोण भी 120 अंश का होगा। अब देखिए, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है। ये कोण 120 का हो गया, तो ये x वाला कोण कितने का होगा? जाहिर सी बात है 60 अंश का होगा। 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 अंश आ जाएगा। अब देखिए, ये AB रेखा और ये CD रेखा एक दूसरे के समानांतर हैं और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। यानी ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के संगत होगा, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। x का मान हमने 60 निकाला तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसको खैर निकालने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि y का वैल्यू हमें पता चल गया और x का वैल्यू हमें पता चल गया, और y माइनस एक्स हमसे पूछा गया था। यानी 70 माइनस 60 अगर आप करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 10 अंश आएगा। देखिए किस विकल्प में 10 अंश दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, विकल्प नंबर 2 10 अंश इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इतने रुपए में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है कितने का, 20% का, यानी कि इसमें ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस प्लस 20% का प्रॉफिट उसका इंक्लूड होगा। टोटल मिला दें तो 120% हो गया। 120% का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 390 रुपया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। तो सीधे तौर पर यूनिटरी मेथड से अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 390 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 120, तो ये इससे ये कट जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसको 3 से काटें तो 3 चौक 12 और इसको काटें 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 और ये 0, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको 4 से काटें तो देखिए 4 तिहाई 12, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा और 4 पचे 20, 32.5 और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 325। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 325 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर के 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में कितना हुआ, ये हमें बताना है। तो कितने से बढ़कर के कितनी हुई, 60 से बढ़कर के 65 हुई, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ, 60 से 65, यानी कि वृद्धि कितना, 5,000 का वृद्धि हुआ। और बेस जिस पर वृद्धि हुआ वो कितना था, 60,000 था। और चूंकि हमसे प्रतिशत में पूछा गया तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 50/6। इसको 2 से काट देते हैं तो 25/3 आ जाता है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 = 24, 1 शेष बचा, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 प्रतिशत। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3, 8 सही 1/3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कहा जा रहा है, 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलो चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1D1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2 डिवाइडेड बाई W2। सबका वैल्यू दिया गया है, हमें क्या निकालना है, कितने दिनों में, यानी D2 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। M1 का वैल्यू कितना है, 40 व्यक्ति, तो M1 की जगह 40, D1 कितना दिया गया, 30 दिन, तो इसके जगह पर 30 हो जाएगा। W1 कितना दिया गया, 200 बराबर M2 क्या दिया गया, 30 व्यक्ति, यानी M2 का मान 30 हो गया। D2 हमें निकालना है और W2 कितना है, 500 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद से देखिए 30 से 30 कट जाएगा, उसके बाद से इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा, D2 बराबर 20 गुणे, ये इधर तिर्यक गुणा होकर के 5 हो जाएगा, 20 गुणे 5 यानी 100, यानी D2 का मान, यानी कि कितने दिनों में 500 किलोग्राम चावल खा लेंगे, तो उत्तर आएगा D2 बराबर कितना आएगा, 20 गुणे 5 यानी 100 दिन, यानी कि 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाने में 100 दिन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों इस वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरीके से देखिए, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इनका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। इनके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो ये जो दोनों विकर्ण आपस में काट रहे हैं तो ये विकर्ण 8 और ये विकर्ण 8 का हो जाएगा। दूसरा विकर्ण अगर 12 है तो ये विकर्ण 6 और ये विकर्ण 6 हो जाएगा। साथ ही साथ समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, तो ये 90 अंश। अभी इस त्रिभुज में देखिएगा, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 90 अंश का कोण है ये वाला, और ये 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विकर्ण बोलते हैं। यानी कि इस समकोण त्रिभुज का विकर्ण अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट पहली भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 8 × 8 = 64 प्लस 6 × 6 = 36 यानी कि 100, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 इसका विकर्ण हुआ इस त्रिभुज का। और
विकर्ण ही तो इसकी भुजा है इस समचतुर्भुज की। तो यही हमसे पूछा गया था कि इस समचतुर्भुज की भुजा क्या हो जाएगी, तो इसका भुजा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर यूपी टेट वर्षवार सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।